हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आपको मैं समय समय पर अलग अलग तरह की पॉन्जी स्कीम से अवगत कराता आया हूं कि किस तरह से बाजार में तमाम सारी पॉन्जी स्कीम्स चलती रहती हैं और एक निश्चित समय अवधि के बाद में कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 4 साल तक चलने के बाद लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा करके निकल जाती है। कुछ में गिरफ्तारियां होती हैं, कुछ में गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, कुछ इंडिया से ही संचालित किए जाते हैं तो कुछ विदेशों से संचालित किए जाते हैं। लेकिन सबका मोटे मोटे तौर पर अंत यही होता है कि बहुत सारे लोगों के पैसे जो है कभी रिकवर नहीं हो पाते हैं, चाहे साइबर अपराधी या अपराधी पकड़े गए हों या ना पकड़े गए हों। तो आज मैं आपको एक नए तरीके के पॉन्जी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो मामला है ये केरल से आ रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो मुझे लगा आप तक इस तरह की कहानी जरूर पहुंचनी चाहिए, ताकि आपके आसपास भी अगर इस तरह की कोई स्कीम तैर रही हो तो आप पहले से ही इससे सावधान रहें। तो चलिए समझते हैं कि पूरा स्कैम क्या है। दरअसल केरल में केरल पुलिस ने एक 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है अनंतु कृष्णन। उस पर आरोप है कि वो वहां पर पॉन्जी स्कीम चला रहा था जिसको कि हाफ प्राइस स्कैम का नाम दिया गया है। इस स्कैम के तहत उसने वहां की महिलाओं से 50,000 से अधिक महिलाओं से 1,000 करोड़ रुपए का स्कैम कर लिया। तो इस स्कैम की शुरुआत होती है साल 2022 से। यहाँ पर 26 वर्षीय अनंतु कृष्णन, जो कि केरला का रहने वाला है, जिसको कि पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, वो एक एनजीओ रजिस्टर कराता है। एनजीओ का नाम होता है एनएनसी, यानी कि नेशनल एनजीओ कॉन्फेडरेशन। 2022 में रजिस्टर हुई संस्था के तहत वो पूरे केरल में अलग अलग एनजीओ को जोड़ता है। ऐसे एनजीओ जो कि लोकल लेवल पर अपने अपने स्तर पर महिलाओं के लिए, बालिकाओं के, लड़कियों के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। उनको बताता है कि भैया हमारे पास एक स्कीम है जिसके तहत हम महिलाओं के उत्थान के लिए उनको उनकी जरूरत के सामान, जो घरेलू सामान होते हैं, जैसे स्कूटी हो गया, लैपटॉप हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, या फिर वाटर प्यूरिफायर हो गया, इस तरह की चीजें, सिलाई मशीन हो गई, बच्चों के स्कूल के किट हो गए, ये सारी चीजें आधी रेट में उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, यानी कि जो भी स्कूटी है, मान लीजिए स्कूटी की कीमत 1,20,000 रुपए है, तो आप 60,000 रुपए जमा करके हम आपको स्कूटी देंगे। एक सामुदायिक केंद्र में वितरण प्रोग्राम होगा जहां पर तमाम सारे लोगों को, जो लड़कियां या महिलाएं जो है इसके लिए एलिजिबल होंगी, उनको स्कूटी हाफ प्राइस में दी जाएगी। तो इस तरह की स्कीम को लेकर के वो तमाम सारे एनजीओ के साथ जाता है और उनको बताता है कि स्कीम को आप प्रमोट कीजिए और हम जो है बाकी का पैसा गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनीज की सीएसआर कंपनीज के माध्यम से लाएंगे और इन बच्चियों को, महिलाओं को, बालिकाओं को, जो कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं, गरीब परिवार से आती हैं, उनको 50% रेट में, यानी कि हाफ रेट में ये सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराएंगे। अब ऐसी स्कीम सुन करके कौन होगा जो कि अपने आप को इसमें एनरोल नहीं करना चाहेगा? तो कई सारी महिलाओं ने, बताया जा रहा है कि 40,000 से अधिक महिलाओं ने अपने आप को इस स्कीम में पूरे केरला से, अलग अलग इलाकों से स्कूटी प्राप्त करने के लिए रजिस्टर कराया। तो वो क्या करती हैं, सबसे पहले एनजीओ जाती हैं, वहां जाकर के 300 साढ़े 300 रुपए का कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो रजिस्ट्रेशन फिल करने के बाद ये बताती हैं कि हमको एक स्कूटी चाहिए और 60,000 रुपए इस बंदे के, यानी कि जो अनंतु है, इसके खाते में जमा करा दिए जाते हैं। अब 60,000 रुपए जमा करने के बाद उनको एक फॉर्म दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपको 45 दिन का इंतजार करना है। आपके क्षेत्र में कोई ना कोई एक इस तरह का वितरण प्रोग्राम होगा। इस वितरण प्रोग्राम के तहत आपको ये चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी जो आपने आज बुक की है। अब यहाँ पर पैसा देने के बाद जो महिलाएं हैं वो आराम से घर जाके बैठ जाती हैं और 45 दिन का इंतजार करती हैं। जैसा कि मैंने बताया, 40,000 से अधिक महिलाओं ने स्कूटी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और बताया जा रहा है कि 18,000 महिलाओं को अब तक स्कूटी वितरित भी कर दी गई। तो वितरण के जितने भी प्रोग्राम्स होते थे वो लोकल लेवल पे, यानी कि पूरे केरला में 100 से अधिक ऐसे वितरण के प्रोग्राम किए गए, जिसमें कि अलग अलग सामुदायिक केंद्रों में इन वितरण प्रोग्राम्स में कई बार एमएलए, मंत्री, नेता, इनफैक्ट हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज का भी नाम सामने आ रहा है। तो इस तरह के एनजीओ के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम, प्रमोट किए प्रोग्राम को बकायदा यूट्यूब के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू भी प्रमोट किया गया। सोशल मीडिया पे लगातार फोटो आ रही थी, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे इस स्कीम की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही थी। तो यहाँ पर सिर्फ स्कूटी ही नहीं है, बताया गया कि 30,000 से अधिक लैपटॉप के लिए भी रजिस्ट्रेशन किए गए थे, जिसमें से आधे लैपटॉप बांटे भी जा चुके हैं। ऐसे ही सिलाई मशीन हुआ, मिक्सर जूसर हुआ, है ना, बच्चों के स्कूल के किट्स हुए, इस तरह की अलग अलग स्कीम्स चला करके लोगों से हाफ रेट
पहले ही ले लिए गए और बाकी के हाफ रेट के लिए बताया गया कि हम सीएसआर के माध्यम से ले लेंगे। जिनको सीएसआर नहीं पता, मैं बता दूं कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उनको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी होती है। अपने शुद्ध मुनाफे का 2% जो है किसी न किसी, चाहे वो स्वास्थ्य के मिशन पे हो, चाहे स्वच्छता पे हो, चाहे पर्यावरण पे हो या एजुकेशन पे हो, एक कोई चैरिटी वाला काम करना होता है। अपना जो मुनाफे का जो 2% फंड होता है वो चैरिटी के काम में लगाना होता है। तो आमतौर पर जो कंपनियां होती हैं वो किसी न किसी एनजीओ के साथ टाई अप कर लेती हैं और उन एनजीओ को वो 2%, अपना जो मुनाफे का 2% होता है वो एनजीओ को दे देती है, बोलती है हमारे बिहाफ पे आप चैरिटी कर दीजिए। तो अलग अलग एनजीओ अपने अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है तो कोई किसी क्षेत्र में काम कर रहा है। आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, जैसे कि रिलायंस एजुकेशन के लिए काम करता है, उनका अपना खुद का एनजीओ चलता है, अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है। तो इस तरीके से सीएसआर का प्रोग्राम हर कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है। तो वहां से बताया गया कि वो पैसा हम लाएंगे तो 50% तो हमने महिलाओं से ले लिया, बाकी का 50% हम सरकारी इस तरह की कोई स्कीम या इस तरह से जो सीएसआर के थ्रू पैसा आ रहा है उसके थ्रू ले लेंगे। तो इसमें किसी को भी किसी भी तरह का संदेह नहीं दिख रहा था। तो एक तरीके से इस 26 वर्षीय मास्टरमाइंड ने क्या किया, सारे एनजीओ को इन्फ्लुएंस किया। एनजीओ ने बिल्कुल भी, बाकी के एनजीओ ने बिल्कुल भी ड्यू डिलिजेंस करने की कोशिश नहीं की कि भैया तुम वाकई में पैसा ला रहे हो या नहीं ला रहे हो। एक्चुअल में पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा था, पॉन्जी स्कीम चल रही थी। यानी कि पहली महिला से 60,000 रुपए लिए, दूसरी महिला से 60,000 रुपए लिए और दोनों से मिला के जब 1,20,000 रुपए हो गए तो उससे पहली महिला को स्कूटी दिला दी। अब दूसरी महिला को स्कूटी दिलाना है तो फिर से 2 मुर्गे फंसाने पड़ेंगे। तो जिस तरह के विज्ञापन चलाए जा रहे थे, बिकॉज सोशल मीडिया पे प्रमोट भी किया गया, अब फोटोज भी रियल आ रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की फोटो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये एक एनजीओ है वो स्कूटी बांट रहा है अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से, और ये सब गणमान्य लोग वहां पर मौजूद हैं। तो इसको देख करके किसी को कैसे विश्वास नहीं होगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि उनको प्रॉमिस किया था 45 दिन बाद आपके यहाँ पर वितरण प्रोग्राम होगा। 45 दिन बीत गए, फिर लोगों ने फिर पूछा कि भैया क्या हुआ, तो कोई ना कोई बहाना बनाया गया। कभी कह दिया गया किसी की मौत हो गई, कभी कह दिया गया कि कोई छुट्टी का प्रोग्राम है, कभी कह दिया कि भाई टल गया है, 100 दिन बाद होगा या 50 दिन बाद होगा, कभी कह दिया गया कि आपके क्षेत्र में इतने लाभार्थी नहीं है, तो जब 50 लोग हो जाएंगे तब हम वितरण करेंगे। इस तरह से बहाने बनाए गए। अब बहाने क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि तब तक नए लोगों का जुगाड़ किया जाता है, नए लोग जुड़ जाते हैं, उनसे पैसा ले लिया, फिर थोड़े से लोगों को कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करके उनकी फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। क्योंकि जब इसका प्रचार प्रसार करेंगे तभी नए लोग जुड़ेंगे और जो नए लोगों का पैसा होगा उसी पैसे का इस्तेमाल करके ये पीछे वालों को पैसा दे रहे थे। तो 2022 से ये खेल बड़े अच्छे से चल रहा था। अब क्या हो गया कि एक समय में ऐसा आता है जब नए लोग जुड़ना बंद हो जाते हैं, फंड्स ड्राई होने लग जाते हैं। उस केस में क्या होता है, डिले बढ़ते चले जाते हैं और लोगों में अविश्वास की भावनाएं बढ़ती चली जाती। तो यहां पर क्या हुआ कि एक ऐसा ही लाभार्थी था जिसने किस तरह के पैसे जमा किए थे, उसने मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर सीधे शिकायत कर दी। मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत करने के बाद उन्होंने इसको सीरियसली लिया और इसकी जांच कराई तो नॉर्मल सा लग रहा था कि भाई ठीक है, 21,000 रुपए दिए हैं और उसको कोई लैपटॉप मिलना था और वो नहीं मिला। इसकी जांच की गई तो प्रथम दृष्टया तो लगा कि चलो छोटा मोटा कोई फ्रॉड का मामला है, लेकिन जब मामला खुला तो पता चला कि पूरे केरल में इस तरह की तमाम सारी घटनाएं निकल करके सामने आई। अब तक बताया जा रहा है कि 6,000 से अधिक शिकायतें लोगों ने इसमें दर्ज भी करा दी गई हैं और 1,000 करोड़ से अधिक का ये मामला सामने निकल करके आया है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, चूंकि इस बंदे की राजनेताओं के साथ में पकड़ है, नेताओं के साथ पकड़ है, मंत्री एमएलए के साथ उठना बैठना है, इनके प्रोग्राम्स में बकायदा पुलिस अधिकारी शरीक हुआ करते थे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इनके ऊपर विश्वास बढ़ जाता है, बिल्ड हो जाता है। आपने देखा होगा पीछे पीसीएल रोहतक के नाम पर एक स्कैम था जिसमें कि बकायदा बिहार के एक मिनिस्टर आए हुए थे जो कि उनके प्रोग्राम को अटेंड कर रहे थे। कई बार पुलिस वाले भी आए तो उनकी फोटोज को खींच करके सोशल मीडिया पर प्रचारित प्रसारित किया जाता है। और ऐसे केसेस में जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जिनको टारगेट किया गया था वो लोग शिकायत भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो बड़े लोग हैं, इनसे हम कहां उलझ सकते हैं। और आमतौर पर 20,000 30,000, जैसे जिसने मिक्सर ग्राइंडर दिया होगा उसने तो 2-4 हजार 5,000 रुपए दिए होंगे। तो ऐसे केसेस में अगर वो चीज नहीं मिल रही है, उनको टाला जा रहा है बार बार, तो वो शिकायत भी नहीं करते और रुके भी रहते हैं कि शायद मिल जाएगा, शायद मिल जाएगा, शायद मिल जाएगा। जैसा कि अभी देखो 50,000 से अधिक लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है लेकिन शिकायतें सिर्फ 6,000 ने की। ऐसे हमने टॉरस स्कैम में देखा था, उसमें 1 लाख से अधिक लोगों के साथ में स्कैम हुआ लेकिन शिकायत थोड़े मोड़े लोगों ने किया था। तो इस चीज का फायदा उठाते हैं
ये अपराधी ये पकड़े भी जाते हैं तो चूंकि जैसा मैंने बताया कि इनके संपर्क, इनका जो कांटेक्ट होता है, इनका सर्कल जो है वो नेताओं के साथ हो जाता है, मंत्रियों के साथ हो जाता है, और नेताओं और मंत्रियों को इस तरह के लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि वो भी सच्चाई यही है कि एनजीओ के माध्यम से ही काले धन को सफेद करते हैं। तो जब जांच शुरू हुई तो केरल पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया और इस बंदे को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि ये एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीता था, एक मरीन ड्राइव पर अच्छा खासा इसका बंगला रेंट पर लिया हुआ था और 4 से 5 शहरों में इसने महंगी महंगी प्रॉपर्टीज भी उन पैसों से खरीदी थी जो कि मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय या गरीब महिलाओं से लेकर के उनको सपना दिखाया गया था कि आधी कीमत में आपको प्रोडक्ट दिए जाएंगे। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि अनंतु कृष्णन को 2019 में भी एक चिट फंड घोटाले में गिरफ्तार किया था, यानी कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी वो इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा है। साथ ही पुलिस ने अनंतु कृष्णन के 3 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि उसमें 3.5 करोड़ से लेकर के 7 करोड़ की राशि को फ्रीज किया गया है। तो स्कैम बताया गया 1000 करोड़ का, लेकिन बरामदगी जो हुई है वो महज 7 करोड़ की हुई है। अब ऐसे हर केस में मेरा सवाल एक ही रहता है कि क्या इन लोगों के पैसे वापस आएंगे? ईडी ने भी इस केस को टेक ओवर कर लिया, यानी कि एसआईटी जो जांच कर रही थी वो तो है ही, साथ में ईडी भी जांच कर रही है और इसमें 2-3 नामचीन लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें कि बताया गया कि केरल के एक रिटायर्ड जज की भी भूमिका सामने आई है। हालांकि वो इस आरोप को डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल जुलाई 2024 में उन्होंने अपना एसोसिएशन इस संस्था से तोड़ लिया था। ऐसे में एक एमएलए साहब का भी नाम सामने आ रहा है, साथ में एक ऑर्फनेज है उसके फाउंडर का भी नाम सामने आ रहा है। तो जांच में ही निकल करके आएगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। बहरहाल कहने की बात यह है कि भले ही कितनी अच्छी स्कीम लगे, हमेशा ये सोचना चाहिए कि भैया ये बाकी का जो पैसा ला रहे हैं वो कहां से ला रहे हैं और आपके ऊपर ये मेहरबानी क्यों की जा रही है। जैसे कि कैप्चा टाइपिंग का स्कैम था, तो कैप्चा टाइपिंग के नाम पर आपको 1 का 2 तो किया जा रहा था, आपको 1 रुपए लगाओ 2 रुपए मिलेंगे, दिस एंड दैट, बट कैप्चा टाइपिंग का कोई पैसा देता है या नहीं देता है, इस सवाल पे हर आदमी चुप हो जाता है। जैसे कि कल का हमने देखा बॉट ब्रो, कंपनी नाम पे नाम बदलते चली जा रही है, लोग उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। कंपनी ट्रेडिंग कर रही है, उससे मुनाफा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कोई सवाल नहीं उठा रहा। उस मुनाफे का पैसा एक कॉइन में लगाया जा रहा है जो कि लॉन्च भी नहीं हुआ है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए एमएलएम के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसे लगवाए जा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठा रहा है। इसके पहले हमने देखा टॉरस ज्वेलरी, जहां पर आपको ज्वेलरी के नाम पर एक पत्थर पकड़ाया जा रहा है, मतलब अपनी आंखों से देख रहे हो कि इस पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है, बट बावजूद इसके कि 11% वीकली मुनाफा मिलेगा, महीने का 44% मिलेगा, वहां जाकर लोग पैसे लगा आते हैं और कहीं ना कहीं लालच का शिकार बन जाते हैं। और इस तरह के हर स्कैम में बड़े सेलिब्रिटीज का, मीडिया का, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है प्रमोशन के लिए, और ये सारे लोग साइड हट जाते हैं एक बार जब ठगी का मामला सामने आता है। आपने हाई बॉक्स के केस में देखा होगा, जो मैंने ही एक्सपोज किया था, उसमें बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का नाम सामने आया था। क्या हुआ, कंपनी डूब गई, पता भी नहीं चला, बंदा अरेस्ट भी है, पैसे भी नहीं मिल पाए लोगों के, करोड़ों रुपए अभी तक लोगों के जो है डूब चुके हैं, अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अंत में नुकसान किसका हुआ? नुकसान तुम्हारा हुआ। तो जिस समय चीजें बताई जा रही होती हैं कि भाई ये पॉन्जी स्कीम है, तब थोड़ा अपना दिमाग लगा लिया करो, मेरा यही निवेदन है। बाकी आज इस पूरे स्कैम को बताने का मकसद सिर्फ एक ही था कि चाहे कितनी भी अच्छी लगने वाली स्कीम हो, हमेशा जड़ में जाकर के ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो भी ये फायदा मिल रहा है वो क्यों दिया जा रहा है। और दूसरा, इस तरह की स्कीम में अगर कोई पैसा आप लगा रहे हैं, जैसा कि इस हाफ प्राइस स्कैम में भी बहुत सारे लोगों ने लोन लेकर के पैसा लगाया, बहुत सारे लोगों ने मांग कर पैसा लगाया, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज्वेलरी बेच करके भी पैसा लगाया, जिनको जैसी जरूरत थी उनको लगा कि हाफ रेट में कोई सामान मिल रहा है, तो क्यों ना मैं अपना कोई काम रोक करके उस पैसे का इस्तेमाल करके हम इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दोस्तों रिश्तेदारों तक अगर उनको अवेयर करना है तो इस तरह की वीडियोस को भेज दिया करो। बाकी एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।